हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा मॉडल पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक दिया, यानी कि यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। और देखिए, पूर्णांक आपका होगा 100 नंबर का, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। ये हमारा पेपर का कोड है। अब देखिए, हमें निर्देश क्या दिया हुआ है। देखिए, निर्देश हमें दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का आपको 15 मिनट मिलेगा, उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी खंड का और खंड खा, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब देखिए, खंड का हमारा क्या है। तो देखिए, खंड का में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पीय। तो देखिए, बहुविकल्पीय का प्रश्न संख्या का क्या कह रहा है। कह रहा है, देखिए, आपको 10 नंबर हिंदी में बहुविकल्पीय मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपका होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, और 5 क्वेश्चन होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या का कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना। तो देखिए, नंबर 1 ऑप्शन है कि नासिके नासिकोतोपाख्यान को। दूसरा है चंद छंद वर्णन की महिमा को। तीसरा है भाषा योग वशिष्ठ को। और चौथा है सुख सागर को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है भाषा योग वशिष्ठ को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। जो गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, ये किस विधा में है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन निबंध, और चौथा है कहानी। तो जो मेरी असफलताएं हैं गुलाब राय की विधा वाली रचना, यह है निबंध विधा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यानी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा है कमलेश्वर, और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है पुनर्नवा, और चौथा ऑप्शन है तट की खोज। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो पुनर्नवा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो नंबर 1 ऑप्शन है विचार प्रवाह, दूसरा है माटी हो गई सोना, और तीसरा है परख, और चौथा है साहित्य और समाज। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वो है माटी हो गई सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, ये 5 क्वेश्चन हो गया हमारा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, जो कि हमारा 5 नंबर का है। एक एक नंबर पर सभी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। अब हमारा 5 क्वेश्चन होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं। नंबर 1 ऑप्शन है प्रेमघन, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, और तीसरा है नरेंद्र शर्मा। तो देखिए, भारतेंदु युगीन कवि जो हैं वो है प्रेमघन जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हुंकार काव्य के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञे, और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो देखिए, हुंकार काव्य के जो रचयिता हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, 2 ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, और चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं
वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर घ। कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो पहला ऑप्शन है 1959, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1941। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1959, यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा है कि पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो नंबर एक ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन की जो रचना है वो है, उसके रचयिता जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश हमारा क्या है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, यानी पूरा नहीं हो, पूरा सम्मान उनको नहीं मिला, कहने का मतलब। सुंदरियों एवं आसिन आंसी क्या है, आसिन जनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कण वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अंचलन शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब राम के मन में सीता का भ्रम उत्पन्न करता था, पैदा करता था। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर ही फूट उठता था। ये हमारा है गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए सुंदरियों के आसिन जानकारी से लेके बढ़ा देता था। तो आपको संकेत लिख लेना है, सुंदरियों के लिख के उसके बाद बढ़ा देता था, बीच में आपको दे देना है संकेत डालकर। देखिए कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है यहीं पे कि सुंदरियों, यहाँ पे लिख देना है सुंदर, फिर डेढ़ डालना है, फिर यहाँ पे लिखना है बढ़ा देता था और यहाँ पे लिखना है आपको संकेत हेडिंग डाल के। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखिए उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प वर्षा होती है जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। अब वह अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब उन्हें देखने वालों को नजर उनसे हटती ही नहीं थी। ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर गा। देखिए कह रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया। तो देखिए संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए संस्कृत रहेगा, संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है घा वाला, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक क्या विचार है, लेखक का क्या विचार है। तो देखिए उत्तर, अशोक पर पुष्प आते ही जब कोई अत्यंत सुंदरी युवती अपने कोमल और संगीतमय नृत्य वाले चरणों से उस पर प्रहार करती हैं तब उस पर फूल आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि आसिन जनकारी तथा करवतंस के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए आसिन जनकारी का अर्थ होता है अनुराग उत्पादक तथा कर्ण जो कड़ा वतंस का जो अर्थ होता है कर्णफूल होगा। इसका जो होगा कर्णफूल होगा, इसका कर्णफूल होता है और इसका होता है अनुराग उत्पादक।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पद्यांश को हम पढ़ते हैं। देखिए पद्यांश क्या है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना वधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये हमारा गद्यांश है, राधा जी पवन से कह रही हैं। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से लिया गया है। खा वाला क्वेश्चन है कि पवन दूतिका किसने किसको संदेश भेजा है। पवन दूतिका के द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो उत्तर है कि पवन दूतिका के द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। ग वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे नए बादलों की तरह, कि कंज यानी नए बादलों की तरह सुंदर से नेत्र वाले। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन यानी नए बादलों से शोभायमान यानी सुंदर एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। घा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। घा वाला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नवीन बादलों से शोभायमान नए बादलों की तरह सुंदर एवं कमल के समान नेत्रों वालों के समान किया गया बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस वियोग श्रृंगार था उसका स्थायी भाव, क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस, और रस जो है वियोग श्रृंगार था उसका जो स्थायी भाव है रति है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है। पांचवें का कहा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। तो देखिए आपको लेखक कौन कौन से दिए हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 है हरिशंकर परसाई, दूसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखना है, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। तीनों मिला के 3 + 2 आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय। तो पहले थोड़ा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलीपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोजी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके निर्देश में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ है। इनका निधन सन 1905 ईस्वी में हो गया था। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए हिंदी प्रदेश के निवासी, यानी ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। तो हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार यानी प्रसिद्ध साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। यानी
क्या दिया उन्होंने? रेड्डी ने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी भाषा के उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं का प्रेरणा दिया, यानी कि इन भाषाओं को वहां पर ले गए हैं। अब देखिए इनकी कृति यानी रचनाएं। तो देखिए प्रो जी सुंदर रेड्डी की प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। और देखिए क्या है, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है जिसको इन्होंने संपादित किया। बेंगलुरु दारुल यानी तेलुगु में जो है बेंगलुरु दारुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80, तो यह भी आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, तो इन तीनों में से आपको किसी एक का लिखना होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, इन तीनों का आप याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा हमारा, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको पंचलाइट कहानी पर प्रकाश डालना है, उसका उद्देश्य लिखना है। या फिर अथवा के एक और दिया है कि बहादुर कहानी का कथावास्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। तो बहादुर या बहादुर या पंचलाइट कहानी का आपको या फिर उद्देश्य का प्रकाश डालना है या फिर कथावस्तु लिखना है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, 5 नंबर का है भी। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर हम पंचलाइट कहानी का लिख देते हैं उद्देश्य। तो देखिए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, देखिए कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानी ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ कर पाठकों के समक्ष रख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो खंड काव्य आपका है ये आपको अपने जिले के अनुसार लिखना है। आपको हर एक जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो आप जिस जिले के हैं उस जिले का खंड काव्य आप पढ़ लीजिएगा, वही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, वहां पर दिया है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए है, उसको वहां से पढ़ लीजिए और उसको आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ये आपका 7 नंबर का होगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमें 2 दिया है, हमें 2 गद्यांश दिया संस्कृत, यहाँ पे लिखना था इसको अथवा, लेकिन नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। देखिए संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आदित्ये श्रुतिमाधुर्यच्च वर्तते किं बहुना चिर निर्माणार्थम यादृशी। ये हमारा संस्कृत का गद्यांश है। उसके बाद एक और देखिए क्या दिया है, सत्प्रेरणाराम संस्कृत वाग्गेयं ददाति न तादृशीं किंचिदयन्त मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। तो क्या करना आपको, दोनों में से क्या करना आपको, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए हम करते हैं पहले वाले का, इसका करते हैं हम। तो देखिए संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिता के संस्कृत भाषायाम महत्वक नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए इसका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, देखिए संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है
वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसे विवेचना संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है 8वें का। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए श्लोक क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा, यानी जल का बूंद बूंद गिरने से क्रम से घड़ा क्या होता है, भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य। तो इसको क्या करना है आपको, इस प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए हमें 3 दिया, तीनों में से आपको सिर्फ एक ही करना होगा। एक का है का वर्षा जब कृष्ण सुखाने, खा वाला है अधगल जगरी गगरी छलकत जाए, और गा वाला है आग बबूला होना। तो हमें 3 दिया है, तो हमको सिर्फ इनमें से एक का करना है। तो देखिए और एक 4 क्या दिया है, एक और दिया है आसमान टूट पड़ता है। तो चारों में से एक ही करना है। देखिए हम करते हैं कावाले का पहले। देखिए कावाला क्या है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, जब आवश्यकता की वस्तु या सहायता समय ना मिले तो बेकार है बाद में। जब सहायता पर या आवश्यकता पर वस्तु ना मिले तो बाद में मिलने से बेकार है। इसका वाक्य देखिए परीक्षा समाप्त होने के बाद किताबें भेजने से क्या लाभ। यह तो का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात है। खा वाला देखिए क्या है कि अधगल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ है कि अल्प ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो लोग दिखावा अधिक करते हैं कि मैं बहुत ही ज्ञानवान हूँ। इसका वाक्य प्रयोग देखिए रमन को थोड़ा सा क्या पता चला कि वह हर किसी को उपदेश देने लगा। यह तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। गा वाला देखिए क्या है आग बबूला होना, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना इसका अर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या है अपने बच्चों की शरारत सुनकर पिता आग बबूला हो गए। अब देखिए घा वाला क्या है, घा वाला मुहावरा है आसमान टूट पड़ना। इसका अर्थ है अचानक बड़ा संकट आ जाना। वाक्य प्रयोग देखिए घर का मुखिया बीमार पड़ा तो मानो पूरे परिवार पर आसमान टूट पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप पठित गद्यांश आएगा, इसको पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, आपको अपने किताब में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी में से ढूंढकर आपको इसका उत्तर देना, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं गद्यांश को। देखिए आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, मतलब कहीं और जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वह श्री निकेतन के पुराने तिम जिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वह सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, यानी सबसे ऊपर वाले मकान पे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। देखिए इस प्रकार से होगा हमारा क्या गद्यांश, अपठित गद्यांश। इस पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न का क्या कह रहा है कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो देखिए यहाँ पर है गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए, रविंद्रनाथ के लिए किया गया। उसके बाद खावा गुरुदेव ने शांत निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन में क्यों बनाया। क्योंकि गुरुदेव ने शांत निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन इसलिए बढ़ाया। देखिए
क्योंकि वहां पर जो था स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए। आगे देखिए, तीसरा क्या है, उनके समीप तक पहुंचने में क्या क्यों कठिनाइयां थी। उनके समीप में पहुंचने कठिनाइयां क्यों थी, क्योंकि वहां पर क्या था, लोहे की चक्केदार सीढ़ी बनी हुई थी, जिस पर चढ़ना उस समय क्या था, बहुत ही कठिनाई थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। प्रश्न संख्या 11 का देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखिए क्या है, पहला अम्ब अम्बू। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है आम और बादल, दूसरा है माता और पानी, तीसरा है माता और पिता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है पानी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा माता और पानी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि भवन भुवन। तो देखिए पहला ऑप्शन है घर और संसार, दूसरा है लोक और परलोक, तीसरा है ग्राम और जगत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार, तो यहाँ पे होगा घर और संसार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो हमें देखिए तीन शब्द दिया है, वारिद, द्विज और मित्र। तो हमें इनमें से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना है, तो हम तीनों का लिख देते हैं। तो देखिए देखिए वारिद का क्या अर्थ होता है, वारिद मेघ यानी कि बादल और दूसरा जल देने वाला। और देखिए दूसरा द्विज, तो द्विज का क्या अर्थ होता है, ब्राह्मण और फिर पक्षी। ब्राह्मण जिसका दूसरा नाम यज्ञोपवीत होता हो और पक्षी जिसे अंडे से दूसरा जन्म मिलता हो। अब देखिए तीसरा क्या है, मित्र। तो देखिए मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त या सखा, और दूसरा सूर्य यानी संस्कृत से सूर्य को मित्र भी कहा जाता है। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन। गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, जिसका कहीं अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा है अनंत, तीसरा है अगण्य और चौथा है अभिन्न। तो देखिए जिसका कहीं अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अनंत। अब देखिए दूसरा क्या है, कम बोलने वाला। पहला है अमितभाषी, दूसरा है बहुभाव, तीसरा है मितभाषी और चौथा है मृदुभाषी। तो कम बोलने वाला जो होता है मितभाषी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हमें चार वाक्य दिए हैं, चारों में से दो को शुद्ध करके लिखना है, तो हम यहाँ पे चारों को शुद्ध करके लिख देते हैं। देखिए पहला है कि पुत्री पराया धन होता है। तो ऐसा शुद्ध, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पुत्री पराया धन मानी जाती है। दूसरा है शब्द आज मेरा बड़ा भाई आ गया। इसका शुद्ध वाक्य होगा आज मेरा बड़ा भाई आया है। तीसरा देखिए क्या है, तुम मेरे को पुस्तक दे दो। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम मुझे पुस्तक दे दो। चौथा देखिए क्या है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 का क्या कह रहा है कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए करुण रस का लक्षण देखिए, जब किसी व्यक्ति या पात्र की दुखद अवस्था यानी दुख की अवस्था, वियोग या किसी से बिछड़ने पर वियोग या फिर मृत्यु का वियोग या जीवन की कठिनाइयों को देखकर श्रोता या पाठक के मन में करुण या दया या शोक का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। यानी किसी को बीमार देखकर, कोई मृत्यु हो गया मर गया को देखकर आपको जो मन में वियोग का भाव उत्पन्न होता है वही होता है करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। इसका उदाहरण देखिए, देखिए क्या है, अब तो रहन न जाता है कोई आसरा नहीं, करुण क्रंदन से भरा दुख से जग सारा कहीं। ये इसका उदाहरण है। अब देखिए खा वाला देखिए क्या है, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षणियम एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए देखते हैं श्लेष अलंकार का लक्षण। देखिए जब एक ही शब्द या वाक्य के एक से अधिक अर्थ हों और उनके अर्थों से अलग अलग संदर्भ या भाव प्रकट हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या होता है, जब एक ही शब्द या वाक्य के एक से अधिक अर्थ हों और उन अर्थों के अलग अलग संदर्भ या भाव प्रकट होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सारा गांव उनकी बातों का दीवाना है। यहाँ दीवाना जो अर्थ है
यहाँ दीवाना का जो अर्थ है प्रेम में पागल भी है और उनकी बातों पर मोहित भी है, यानी कोई उनकी बातों पर मोहित है या फिर प्रेम में पागल है, तो दो अर्थ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है चौपाई अथवा दोहा छंद का उदाहरण लिख देना है। बहुत ही सरल है, आप इसको देखकर कॉपी लिख दीजिएगा। अगर वहां से आपको नहीं मालूम तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो पहले से पड़ा है, रस छंद अलंकार का, वहां से आप देखिए, सबसे सरल मुहावरों के साथ आपको मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे पत्र है, पत्र हमारा जो होता है 6 नंबर तो 3 नंबर का आता है। तो देखिए, या फिर कह रहा अथवा करके दिया है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको एक पत्र लिखना होगा, तो आइए हम इसी पत्र को लिखते हैं, विद्यालय वाले को, प्रधानाचार्य को खेल कूद की सामग्री के लिए। तो देखिए आपको लिखना है सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य, यहाँ पे लिखना आपको स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश, विषय आपका जो लिख देना है। जैसे कि आप अगर किसी बीमारी का लिख रहे हैं या किसी मोहल्ले की साफ सफाई को लिख रहे हैं, अगर मोहल्ले की साफ सफाई को लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नगर पालिका, और अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको अपना विषय लिखना होगा, हमारा विषय विद्यालय में खेल कूद की सामग्री पर, तो हमने ये लिखा है। उसका लिखना आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। फिर देखिए क्या लिखा आपको, सेवा में सबने निवेदन है कि, आपको लिखना है सबने निवेदन है कि हमारे स्कूल में ये चीज, जैसे कि फुटबॉल का बॉल फूट गया, गायब हो गया या फट गया है, तो उसे दिलाने के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। इस प्रकार से यहाँ पे आपको भर देना है जो ही विषय है, बस इतना ही आपको लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है, यहाँ पर भौतिक लिखकर आबासा लिख देना अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए पहला है भारत में कृषि क्रांति, खा वाला है भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, गा वाला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, चौथा है मेरे प्रिय कवि या लेखक। तो दोस्तों इन 5 टॉपिक पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, यही निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक पर निबंध आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों इस प्रकार से आपका आएगा हिंदी का पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।